हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट डायमेंशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पेपर में आ चुकी है। ठीक है, और गाइस आप ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो लेक्चर है ये सिर्फ उनके लिए हैं जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, या फिर जो क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये उनके लिए नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है गाइस, उनके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी रेगुलर बेसिस पे, पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम कुछ ही डायमेंशन को देखेंगे, कुछ ही प्रैक्टिस करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको मतलब ध्यान भी नहीं रहेगा। तो हम इसमें कुछ टिपिकल टाइप डायमेंशंस देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आपका पहला डायमेंशन है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो गाइस, किसी भी डायमेंशन को करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है गाइस, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो फोर्स से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग पे जो लगने वाला फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो F क्या है, फोर्स है, x यहाँ पे क्या है, लेंथ है। ये लेंथ किसकी है, स्प्रिंग कांस्टेंट की। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, k से। ठीक है, k से रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग की जो ये लेंथ है, स्प्रिंग की जो लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। ठीक है, और जो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं, F। ठीक है, तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, किसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट k की डायमेंशन निकालनी है। तो जो k की डायमेंशन कैसे निकलेगी, k इक्वल टू F अपॉन x। ठीक है, तो फोर्स की आपको डायमेंशन पता ही होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। और x क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, स्प्रिंग की। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L। सो L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हुई यहाँ पे, MT-2, MT⁻²। ये किसकी डायमेंशन होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा और देख लीजिए कैसे कैसे ये डिराइव हुआ है। ठीक है गाइस, और गाइस मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई डायमेंशन करें, मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करें और तो पहले खुद करके देखें, फिर आप वीडियो देखें कि आपका सही है या गलत है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सो गाइस, ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, किसके बराबर आती है, ये गैस कांस्टेंट। जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो डायमेंशन आती है ना, वो गैस कांस्टेंट की भी होती है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट। आप ये याद रख लीजिएगा, आपको दो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही डायमेंशन याद रख लीजिएगा। और आप ध्यान रख लीजिएगा कि गैस कांस्टेंट के लिए भी वही डायमेंशन होती है और बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए भी वही डायमेंशन होती है। बस फ़र्क इस बात का है कि जो गैस कांस्टेंट है उसको हम R से डिनोट करते हैं, और जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसे हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं K से, और जो गैस कांस्टेंट को R से। तो गाइस, जो बोल्ट्जमान का फॉर्मूला है वो क्या है, K इक्वल टू R अपॉन N। ठीक है, R अपॉन N क्या है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और N क्या है, नंबर है। तो आप जानते हैं कि जो नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे। सबसे पहले हमें K निकालने के लिए, N को आप भूल जाइए, K निकालने के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें
गैस कांस्टेंट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम? गैस कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिर इसी फिजिक्स में, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT, ठीक है। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर है, N के कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, ठीक है। R क्या है? यहाँ पे वही गैस कांस्टेंट, और T क्या है? यहाँ पे T यहाँ पे टाइम नहीं है, T यहाँ पे क्या है? T आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम R की जो डायमेंशन है वो कैसे निकालेंगे? तो R की डायमेंशन हम निकालेंगे R = PV/T। P मैंने आपको बताया क्या है? प्रेशर है। प्रेशर कैसे निकालते हैं हम? प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम? F/A, ठीक है। आपको पता ही होगा, बेसिक सा है। तो प्रेशर की हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे? F मतलब फोर्स/एरिया। तो जो प्रेशर का जो डायमेंशन है वो है आपका ml-1 T-2 m L⁻⁻1 और T⁻⁻2। वॉल्यूम क्या है? ठीक है, वॉल्यूम के डायमेंशन कैसे निकाले? आपको पता ही होगा क्या है वॉल्यूम का डायमेंशन? L3, ठीक है, और L⁻3। और ये T क्या है? T मैंने आपको बताया टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? K, ठीक है। तो अब हम इसकी जो R का जो डायमेंशन है वो कैसे निकालेंगे? तो वो है M, ये 1 - 1 है, ये 3 है, तो M L⁻2 T⁻2 और K⁻1। ये किसकी डायमेंशन है? ये है आपकी गैस कांस्टेंट की डायमेंशन है, ठीक है गाइज। अब जब गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकल गई तो हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो डायमेंशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का? वो है K = RN। तो हमने अभी R की क्या निकाली? डायमेंशन निकाली। R की डायमेंशन क्या थी? R की डायमेंशन थी आपकी M L⁻2 और T⁻⁻2 और K⁻⁻1। तो K की भी वही डायमेंशन हो जाएगी, जो R की डायमेंशन होगी वही K की भी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे K की डायमेंशन क्या हो जाएगी? K मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी M L⁻2 T⁻⁻2 और K⁻⁻1। तो ये है आपकी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके इक्वल है? गैस कांस्टेंट R के इक्वल है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन क्या है आपकी? नेक्स्ट डायमेंशन आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले साल आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे इसका फॉर्मूला, सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है F = G m1 m2 r², ठीक है। यहाँ पे F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, R क्या है? रेडियस है, और m1 m2 ये मास है, और G ही क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो हम कैसे निकालेंगे? G = F/r², ठीक है। और ये m1 m2 है, तो ये मास तो इक्वल ही होता है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? m का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो आपको फोर्स का जो डायमेंशन पता होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mLT-2। और R यानी कि रेडियस, इसका डायमेंशन क्या होगा? L², ठीक है। और M का डायमेंशन क्या होगा? M का स्क्वायर। तो ये M इस M से कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा ये M, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर जाके m-1, ठीक है। ये L और ये L, ये कितना हो जाएगा? L⁻3 और ये T-2। तो m-1 L⁻3 T-2, ये किसका डायमेंशन है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है गाइज, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट डायमेंशन है टाइम कांस्टेंट।
सो गाइज़, अगर आप मेरी रेगुलर फिजिक्स की वीडियो देखते हैं तो मैं आने वाले लेक्चर्स में या चैप्टर्स में आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको बताऊंगी कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो ये किस चैप्टर का टॉपिक है? ये टॉपिक है चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट AC DC का टॉपिक है ये गाइज, ठीक है। मैं वहाँ आपको बता दूंगी कि टाइम कांस्टेंट आखिर होता क्या है। तो अभी फ़िलहाल हम फार्मूला जान लेते हैं। टाइम कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या होता है? तो जो टाइम कांस्टेंट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? T से, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है आपका L/R, ठीक है, L/R। तो L यहाँ पे क्या है? L क्या है यहाँ पे? L यहाँ पे इंडक्टेंस है। L क्या है? इंडक्टेंस है। और R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कम समय होता है, ठीक है, तो आपको टाइम भी कम होता है, आपको और भी क्वेश्चंस करने होते हैं इंग्लिश के, और भी जो है एग्ज़ाम में जो और भी टॉपिक आते हैं उन पे भी आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो आपको जो टाइम कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है गाइस। वो डायरेक्ट याद करना है किसका? टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन। तो जो टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन आप कब तक ड्राइव करते रहोगे, ठीक है, ड्राइव कब तक करते रहोगे? पहले इंडक्टेंस का निकालोगे, फिर रेजिस्टेंस का निकालोगे। पर आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V=IR, ठीक है। तो R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? V/I। ऐसे आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायमेंशन डिराइव कर लेना, ठीक है। और इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे डायमेंशन कैसे डिराइव करेंगे? E=LdI/dt, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? वोल्टेज है, I यहाँ पे करंट है, D यहाँ पे टाइम है, और L क्या है? आपका इंडक्टेंस। तो ऐसे करके आप इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल के टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो वैसे भी रहता नहीं है एग्ज़ाम में, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट को, ठीक है। तो मैंने टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है आपका L/R, ठीक है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो जो इसका डायमेंशन आता है वो है T, ठीक है। T इसका डायमेंशन है किसका? टाइम कांस्टेंट का। तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आप याद रख लीजिएगा कि T किसका डायमेंशन है? टाइम कांस्टेंट का, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है आपका स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट। सो गाइस, स्टीफन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तो स्टीफन कांस्टेंट के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक टॉपिक दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था रेडिएशन पे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जब भी कोई जो रेडिएशन है वो किसी सरफेस पे गिरती है तो वो किसके इक्वल होती है? टेम्परेचर के 4th पावर के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हम देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है E=σ T⁴, ठीक है गाइज। ये कई बच्चे इसको गलत करते गाइज, ये भी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है गाइज। तो कई बच्चे इसे क्या कर देंगे? इसे लिख देंगे σ=E/T⁴ और एनर्जी का डायमेंशन लगा के और टेम्परेचर का डायमेंशन लगा के, और आंसर है गलत, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना है आपको। इसीलिए मैंने आपको जो फिज़िक्स के रेगुलर लेक्चर हैं मैं उनमें आपको डेफिनेशन भी बता रही हूँ ताकि आपको डायमेंशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो जो इसकी जो डेफिनेशन है, स्टीफन जो टॉपिक है, जो स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने जो ये दिया था रेडिएशन एनर्जी पे, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी एनर्जी जब किसी सरफेस एरिया पर रेडिएशन एनर्जी गिरती है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? T⁴ के, ठीक है। पर ये जो जब ये गिरती है तो ये किसी एरिया में गिरेगी ना, तो उस एरिया को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो एरिया और टाइम, ठीक है, टाइम भी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम भी होगा, ठीक है। तो स्टीफन कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा, हाँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा। इसे किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट को। तो हो जाएगा सिग्मा
ई अपॉन टी टू द पावर 4 और पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ये गाइस टाइम है, और ये जो टी टू द पावर 4 ये क्या है, टेम्परेचर, और यहाँ पे ये वाला टी क्या है, टाइम है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब देखते हैं एनर्जी। ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 T-2। ठीक है, और यहाँ पे जो T है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, K टू दी पावर 4, और यहाँ पे जो A है ये क्या है, एरिया, तो L टू दी पावर स्क्वायर, और यहाँ पे ये T क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना, तो ये T है आपका टाइम, T। ठीक है, अब देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका m, ये T क्या है यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये होगा m T टू दी पावर -3 और K टू दी पावर -4। इट इज़ द डायमेंशन फॉर द स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, m T टू दी पावर -3 और K टू दी पावर -4। सो गाइज आप इस स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशन को भी याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। ठीक है गाइज, तो चलिए अब इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।